इसीलिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट आजकल एक बहुत ट्रेंड में हो गया है कि इंटरव्यू का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना दिया गया है, ताकि दोनों तरफ से, एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों की एनर्जी और दोनों के एफर्ट्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएं। वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉडकास्ट सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की है नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी इन एसोसिएशन विद टैलेंट मैक्स, और इसमें हम एचआर इंडस्ट्री के लोगों को बुला रहे हैं, जिसमें एचआर इंडस्ट्री के डिफरेंट डोमेन से हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है और इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम इंदौर शहर में आए हुए हैं और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं यहाँ पे सुयश जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सर से हम जानेंगे किस तरीके से एचआर इंडस्ट्री काम करती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है, कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाती है, कैसे जॉब ऑफर लेटर दिया जाता है, और उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले सुयश सर से हम जानना चाहेंगे सर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे वो एचआर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ उनसे जानकारी लेंगे। कुछ बताएंगे सर? हेलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं अपना लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जो पिछले 17-18 सालों में हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है। रिक्रूटमेंट हमेशा से ही बड़ा ही डायनामिक रहा है। जिस तरीके से बात की जाती है रिक्रूटमेंट्स को लेकर, हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट की प्रोसेसेस में कुछ छोटे मोटे बेसिक चेंजेस होते हैं। ज़रूरी ये होता है कि जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें सारे रिक्रूटमेंट के टूल्स यूज़ करने होते हैं। नॉर्मली लोग 4 या 5 टूल्स के साथ ही जाते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को लेकर, जैसे कि प्लेसमेंट एजेंसीज़, जॉब पोर्टल्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत डायनामिक रोल प्ले किया है। कैंपस सिलेक्शंस एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फ्रेश टैलेंट को मौका देते हैं। इंटरनल जॉब प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पर हम इंटरनली अपने लोगों को नेक्स्ट लेवल तक प्रमोट करते हैं, और हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन में जो ओपनिंग्स बनी रहती हैं वो एंट्री लेवल की बनी रहती हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल प्रोसेस तो हमेशा से रही है, प्लेसमेंट एजेंसियों से लेकर न्यूज़पेपर एड्स तक भी हमने रिक्रूटमेंट्स को यूज़ किया हुआ है। इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, किस प्रकार की इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं और किस प्रकार की रिसोर्सेज को हम प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिक्रूटमेंट के चैनल्स को यूज़ करते हैं। ब्रॉडली 7 बड़े चैनल्स होते हैं, पर आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, एक बहुत ही ट्रेडिशनल चैनल होता है जिसकी इम्पोर्टेंस पिछले कुछ 20 सालों में बहुत कम हो गई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज़ में जिनका वर्किंग जो होता है वो रिमोट एरियाज़ में होता है। जैसे अगर हम हाइड्रो या पावर या एनर्जी लेवल की इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया की डिस्ट्रिक्ट का रोज़गार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी के तौर पर यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ से हमें डिटेल मिलती है और डेटा मिलता है कैंडिडेट्स का, जॉब सीकर्स का। तो ये सारे चैनल्स हम रिक्रूटमेंट में यूज़ करते आए हैं। ओके, सामने सब बताया कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस वर्क करता है, तो इसके अंदर हम और डिटेल्स में जानना चाहेंगे किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है, और जो कैंडिडेट होता है उसको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब वो किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, और कैसे कंसल्टेंसी काम करती हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ओपनिंग्स की बात आती है, रिक्रूटमेंट्स की बात आती है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला एक मेजर फैक्टर जो होता है वो ग्रोथ का होता है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, तो उसमें रिक्रूटमेंट्स की प्रोसेस जो होती है वो ऑनगोइंग होती है। अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ में जैसे हम आईटी की बात करें, तो आईटी में हमेशा से जॉब ओपनिंग्स मिलती हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली नया बिज़नेस कर रही हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस पे ग्रो कर रही हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स में जा रही हैं, तो उनके रिक्रूटमेंट्स हमेशा हायरिंग्स रहती हैं। क्रिएटिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन टोटल मैन पावर प्लानिंग का एक हिस्सा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार का मैन पावर प्लान किया जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन कितना नंबर पे स्केल करना चाहती है, और उसके अकॉर्डिंगली एक एक जॉब रोल की हमें डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शंस बनानी होती है। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। जॉब डिस्क्रिप्शन का प्राइम फेस ये होता है कि जहाँ पे हम क्लियर बनाते हैं कि किस प्रकार की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो यूज़र करेगा, क्या उसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है, इस पर्टिकुलर फंक्शंस की कितनी इंपॉर्टेंट है, वैसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं।
एक बार जब जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो जाता है और जितना प्रॉपर और जितना एक्यूरेट जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट होगा उतना ज़्यादा वो हेल्पफुल करेगा एचआर को और रिक्रूटमेंट टीम को सोर्सिंग करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन हम वो स्किल सेट देखते हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, बेसिक इंटीग्रेंट जिन्हें हम कहते हैं, और उसी को कॉन्ट्रास्ट में करते हुए वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा रिक्रूटमेंट चैनल काम का होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी आईटी कंपनी को एक नए शहर में एक्सपैंड करना है, किसी दूसरे शहर को एक्सप्लोर करना है, तो वो एक कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेगी और उसमें हर प्रकार का लेवल डिसाइड होगा कि कितने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए होंगे, कितने उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मैनेज करने के लिए सीनियर रिसोर्सेज लगेंगी, कितने प्रकार के मैनेजर्स लग सकते हैं, कितने सपोर्ट फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हायरिंग करनी है तो सिर्फ डायरेक्ट हायरिंग नहीं होगी, एचआर की टीम का भी ज़रूरत पड़ेगी, एडमिन की टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की पूल बना रहे हैं तो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टर्स की भी ज़रूरत होगी, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव्स की भी ज़रूरत होगी। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आईटी बिजनेस उसमें डिसाइड किया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग की, डिज़ाइन की या कंटेंट राइटर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। और इन पर्टिकुलर जॉब रोल्स को करने के लिए जिन बेसिक स्किल्स की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंगली हम हायरिंग्स को फोकस कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट को फोकस कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट के चैनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी पोजीशंस के लिए हम जॉब पोर्टल naukri.com या लिंक्डइन जैसे पोर्टल्स पे जाते हैं, लेकिन कई ऐसे निश जॉब रोल्स होते हैं जिनका डेटाबेस मिलना मुश्किल होता है और जिसमें हमें प्लेसमेंट एजेंसीज़ की, रिक्रूटमेंट फर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। एंट्री लेवल की जितनी भी हमारी हायरिंग हो सकती है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जितने भी आईटी के रिलेटेड, या इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हमें बहुत अच्छा पूल स्टूडेंट्स का मिल सकता है, फ्रेश टैलेंट का मिल सकता है, स्किल्ड रिसोर्स का मिल सकता है, और अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज अ मीडिएटर। अगर प्लेसमेंट एजेंसी प्रॉपर डेटाबेस के साथ कोऑर्डिनेट करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई ऐसी सीनियर लेवल पोजीशंस होती हैं, कई ऐसी सीनियर लेवल प्रोफाइल्स होती हैं जिनका रिज्यूमे या जिनका प्रोफाइल मिलना नॉर्मली जॉब पोर्टल्स पे इजीली नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो प्लेसमेंट एजेंसीज़ के डेटाबेस में है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लेसमेंट एजेंसीज़ को रेगुलरली अपने डेटाबेस को अपडेट करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट जिस प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ या स्किल सेट की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उन्हें भी अपनी टीम को वेल इक्विप्ड रखना चाहिए।